जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत एक बार फिर हाजिर हूँ भैया आप लोगों के बीच में अपने उज्जवल परिवार की तरफ से एक और क्लास लेकर के। और दोस्तों आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी पॉलिटिकल साइंस की रहेगी। इससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ आप लोगों का स्वागत करता हूँ उज्जवल परिवार में। चलिए दोस्तों, इससे पहले जो हमारी क्लास थी पॉलिटी की, उस क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेम्बल। क्या था भाई? प्रस्तावना। हम पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना में मैंने जिक्र किया था आप लोगों के बीच में, जो हमारी पहली क्लास थी जहां से हमने इस टॉपिक को उठाया था, जहां से हमने प्रेम्बल का जो जिक्र किया था या प्रस्तावना का जिक्र किया था कि इसका आधार क्या था, थॉट क्या थी, कहां से आई, क्यों आई, कौन लेकर के आए, इसकी लैंग्वेज कहां से ली हमने, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूं। जो मेरे मित्र, जो मेरे भाई बहन, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं उज्जवल परिवार को, वो कृपया करके इससे पहली जो क्लासें हैं हमारी, उन क्लासों को एक बार जरूर देखें, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेंगी। चलिए दोस्तों, जो लास्ट क्लास थी उस पर आता हूं मैं, सीधा अपने टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक की बात करूं तो हम कर रहे थे प्रस्तावना। प्रस्तावना में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे? ट्रिपल SDR। हम भारत के लोग भारत को सोवरन बनाएंगे। मैंने जिक्र किया पहले से, क्या होता है भाई? सोवरन। सोवरन बनाएंगे। दूसरा क्या है भाई? सोशलिस्ट बनाएंगे। तीसरा सेक्युलर बनाएंगे। चौथा डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक में मैंने जिक्र कर दिया था आप लोगों के बीच में, सोवरन क्या, संप्रभु। जो भारत है कैसा होगा? भारत एक संप्रभु देश होगा, जिसके ऊपर किसी का कोई शासन या कोई दबाव, किसी प्रकार का आंतरिक या बाहरी कुछ नहीं होगा। मैंने पिछली क्लास के अंदर संप्रभुता के प्रकार बताए हैं, वो सारी की सारी बातें अपनी पिछली क्लास में निकल चुकी हैं। ये हो चुका हमारा सोशलिस्ट, समाजवादी, ये मैं आप लोगों को करा चुका हूं। उसके बाद ये सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, मैंने जिक्र किया था यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का किया। फिर उसके बाद मैंने पंथ निरपेक्ष का किया कि कैसे धर्म है, धर्म धारण किया जाता है, धर्म को छोड़ा नहीं जा सकता, धर्म के बिना व्यक्ति शून्य होता है। ये सारी की सारी बातें अपनी हो चुकी हैं। उसके बाद हमने बात करी थी किस पे? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। जो लास्ट जो क्लास थी उसके बाद उसमें हमने जो जिक्र किया था, किसका किया था भाई? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। क्रेसियां बहुत है, ऑटोक्रेसी है, प्लेटोक्रेसी है, इस टाइप की बहुत सारी क्रेसियां, लेकिन हम यहां पर उनका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ लोकतंत्र पढ़ा था। लोकतंत्र में मैंने बताया था आप लोगों को कि लोकतंत्र दो प्रकार का, भाई दो प्रकार का लोकतंत्र का यहां पर जिक्र किया गया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष में जो लोग हैं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है उसमें डायरेक्ट डिसीजन लेने की क्षमता होती है लोगों के अंदर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कहां पे है ये व्यवस्था? कहां पे है? स्विट्जरलैंड भाई। स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हम हैं खुद, भारत। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं? शासन करते हैं। और ये जो लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी, किसने दी थी? इसका मैंने जिक्र किया, अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे इब्राहिम लिंकन साहब, उन्होंने दी था, उन्होंने इसकी परिभाषा दी थी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मेड द पीपल। ऐसी जो सरकार होगी जो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए काम करेगी, वो लोकतंत्र के अंदर हमने परिभाषा के अंदर समझने की कोशिश करी थी। यहां पर मैंने बात करी थी आप लोगों के बीच में, एक भारती गुड़िया है, कोई मेरी स्टूडेंट है भारती गुड़िया, उनका एक क्वेश्चन आया था, सर मैंने यहाँ पर जिक्र किया था प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड वाली बात थी, इसके 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट या 4 तत्व, या इसको ये बोल सकते हैं इसके हथियार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हथियार के बारे में बात करी थी। पहला जो था वो था परिपक्षा। उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप इनको, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया।
तो अगर भारती गुड़िया देख रही है तो देखेंगे भाई, और जिनके समझ में नहीं आया वो भी समझेंगे कि जो चार तत्व कौन से हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है ये चार तत्व कौन से, किस प्रकार के लोकतंत्र के हैं, लोकतंत्र के हैं, किसमें समाहित हैं, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बहुत सुंदर सा बन सकता है भाई यहाँ पे। तो पहला परिपरीक्षा, परिपरीक्षा या रेफरेंडम, रेफरेंडम, रेफरेंडम। दूसरी बात थी जनमत संग्रह, ले लो आप, मैं सीधी सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा। तीसरा था भाई प्रत्याशी को वापस बुलाना, पहला इसमें परिपरीक्षा होगा, दूसरा जनमत संग्रह होगा, तीसरा प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल सिस्टम, और एक और इसके अंदर बच गया आप लोगों का, और वो क्या है, चौथा इसके अंदर क्या है भाई, ये अपना है पहल, इनिशिएटिव, पहल, इनिशिएटिव। ओके दोस्तों, देखिए भाई ये चार तत्व हैं, ये किसके तत्व हैं, जो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर है, और ये किस पर, ये कहां पर अपनाए गए हैं, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल कौन सा, तो स्विट्जरलैंड है। ये उसके चार तत्व, परिपरीक्षा, रेफरेंडम, जनमत संग्रह, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल सिस्टम है, और इनिशिएटिव। इसकी बात करो अलग अलग समझेंगे भैया आप लोग। देखिए ये क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या है, जनमत संग्रह। इसमें भी जनता क्या करती है, जनता का इंटरफेरेंस है, जनता से पूछा जाता है क्या भाई हम ये काम करना चाहते हैं, करें क्या, गवर्नमेंट पूछती है, जनता से डायरेक्ट पूछती है, और इसमें भी जनता एक प्रकार से जनमत संग्रह देती है। लेकिन जब जनमत संग्रह यस हो जाता है तो वो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता भाई, वो गवर्नमेंट उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं आप लोगों को रेफरेंडम का एक उदाहरण, सिक्किम, जैसे सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया तो रेफरेंडम शब्द वहां पर यूज किया गया था। ओके, जनमत संग्रह, जो कोई भी समस्या आ जाती है या कोई जैसे किसी प्रकार का एक बिल है, ये पहला क्लियर हो गया भाई, परिपरीक्षा रेफरेंडम क्लियर हो गया आप लोगों को, ये ठीक, इसमें कोई ज्यादा सा अंतर नहीं है, जनमत संग्रह में और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको गवर्नमेंट करती है, अगर इसमें फाइनल हो जाता तो रेफरेंडम में करना पड़ता है, और जनमत संग्रह में शायद में भी वो एक्ट बने ना बने चेंजमेंट कर देते हैं, इस प्रकार से है। तो जनमत संग्रह यहां पर डायरेक्ट अगर जैसे कोई बिल पास करना है, या किसी बिल या किसी विशेष नियम को लेकर के कोई विवाद है, तो उस पर गवर्नमेंट जनता से क्या करती है, जनमत संग्रह करती है, और जनता खुद भी जनमत संग्रह करके अपना मत रख सकती है। तो ये जनमत संग्रह है भाई, ठीक है। उसके बाद प्रत्याशी को वापस बुलाना, बहुत बढ़िया बात है भाई, प्रत्याशी को वापस बुलाना कैसे, फॉर एग्जाम्पल यदि जैसे मुझे चुन लिया गया, मैं विधायक के तौर पे चुना गया, या एमपी के तौर पे चुना गया, या आप चुने गए, यदि आप एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करते हैं, या आप लोग एज पर जो वहां का जो संविधान है उसके अनुसार काम नहीं करते, या जनता के अनुसार काम नहीं करते, जनता की इच्छाओं के खिलाफ काम करते हैं, और कुछ ऐसा होता है, तो वहां पर प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार जनता को है। यहां पर तो क्या है कि लोकतंत्र में यदि फॉर एग्जाम्पल एमएलए चुन लिया तो वो 5 साल तक जनता उसको वापस नहीं बुला सकती है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि भाई उसमें वापस बुलाया जा सकता है, जनता के पास ये पावर है, जनता वापस उसको वापस बुला लेगी भी। तीसरी बात है पहल, और इसमें किसी भी चीज को लेकर के जो पब्लिक है वो पहल कर सकती है। ये 4 तत्व है प्रत्यक्ष के, ये आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। कभी फिर ज्यादा डीप समझना है, क्योंकि टॉपिक अपना प्रेम्बल चल रहा है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए मोटे तौर पे। जहां तक आप मतलब जो आपकी जरूरत की मटेरियल था वो मैंने दे दिया। वैसे तो बोलने को इन चारों शब्दों पे 4 घंटे भी बोला जा सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फिलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए इनके बारे में जितना मैंने आप लोगों को बताया। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो चुका है। ओके, अब बात चल रही थी किसकी भाई, इसमें नोट तो आप लोग कर चुके हैं, मैं एक बार बोर्ड रफ कर रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट है, जिसने किसी ने देखना है या नोट करना है, नोट कर सकता है, मैं रफ कर रहा हूँ बोर्ड को। ओके, हम लोकतंत्र कर चुके हैं, अब हम बात करें किसकी, रिपब्लिक, गणराज्य।
देखिए, इसको समझने के लिए आप लोगों को एक बात बड़े ध्यान से सुननी होगी। जहां पर हेड ऑफ नेशन, जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाए, हेड ऑफ नेशन इलेक्टेड हो, हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भारत की बात करूं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्रपति साहब का, हमारे राष्ट्रपति साहब का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाए वो क्या है, वो गणराज्य है। इसकी जो गणराज्य की अगर हम बात करें, इसकी गणतंत्र की अगर हम बात करें, गणराज्य की बात करें, तो जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाए वो क्या गणराज्य है। अगर जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव नहीं होता भाई, चुनाव नहीं होता, वो पैतृक मतलब बोले पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे सम्राट है, राजशाही बोल सकते हैं इसको, जहां पर राजशाही व्यवस्था हो, राजशाही, जहां पर राजशाही व्यवस्था हो, मतलब जहां पर जो हेड ऑफ नेशन है उसका चुनाव नहीं किया जाए तो वो गणराज्य नहीं होगा। तो समझने वाली बात यह है, रिपब्लिक में भाई दो विचारधाराएं हैं। अगर इसकी बात करें राजशाही व्यवस्था और गणराज्य व्यवस्था की बात करें, इस व्यवस्था में क्या है कि चुनाव होता है हेड ऑफ नेशन का, और इसमें हेड ऑफ नेशन का चुनाव नहीं होता। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सम्राट है या रानी है, जो भी है, आगे चलता रहता है, जरूरी नहीं है। ये यहां पे एक क्वेश्चन बन जाता बहुत बढ़िया सा, वो देखेंगे एक बार आप लोग, फिर बताता हूं मैं। देखिए, लोकतंत्र, राजशाही, लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतंत्र व्यवस्था दो भागों में बढ़ जाएगी भाई। पहला क्या है, गणराज्य व्यवस्था या गणतंत्र व्यवस्था। दूसरा क्या है, राजशाही, राजशाही व्यवस्था। दो बातें होगी। तो गणराज्य में क्या चुनाव होता है और राजशाही में क्या होता है, चुनाव नहीं होता है। ये लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसके दो पार्ट है। आपसे पूछा जा सकता है क्या ये व्यवस्था जो राजशाही व्यवस्था है ये कहां पर है, ब्रिटेन में भाई, और ये कहां पर है, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, भारत अमेरिका, जो 5 साल के लिए क्या हेड ऑफ नेशन को 5 साल के लिए चुना जाता है। अब दिमाग में कई लोगों की आ रही होगी, सर राजशाही तो लोकतंत्र तो वहां पे भी है, तो वो गणराज्य क्यों नहीं हो सकता, वहां पे गणतंत्र क्यों नहीं है भाई, वहां पे जो हेड ऑफ नेशन है। बिल्कुल सही बात है। एक बात है, यहाँ पर जो पीएम है, ब्रिटेन के जो पीएम है उनका चुनाव होता है, तो बट पीएम में हेड ऑफ नेशन नहीं होता। ध्यान रखना, पीएम क्या होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, पीएम है। और ब्रिटेन में हेड ऑफ गवर्नमेंट का चुनाव होता है, बट हेड ऑफ नेशन का चुनाव नहीं होता है, इसलिए वहां पर गणतंत्र नहीं है, गणतंत्र या गणराज्य वो नहीं है। तो गणतंत्र कहां पर है, भारत में और अमेरिका में, जहां पर हम हेड ऑफ नेशन का चुनाव करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट चुनाव करे चाहे वो इनडायरेक्ट चुनाव करे, चुनाव की प्रक्रिया से कोई भी संबंध यहां पर नहीं रहता है। यहां पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन, मेरे को दिमाग में आ गया, एक क्वेश्चन छोड़ता हूं आप लोगों के बीच में, जैसा कि मैं पीछे छोड़ता आया हूं। हाँ, क्वेश्चन से याद आया मुझे। देखिए, मुझे बताएंगे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ पे मैंने हेड ऑफ नेशन लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। दोबारा सुनेंगे मेरा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता, पूरी प्रक्रिया का नाम लिखेंगे आप लोग। एक एक वर्ड का बड़ा महत्व होता है प्रक्रिया के अंदर। और हाँ भाई, अगर ये समझ में नहीं आया या कोई बात आपकी ऐसी रहती है जिसे आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स से याद आए, पीछे की जो क्लास थी उसके ऊपर काफ़ी कमेंट्स आए हुए हैं लोगों के। मैं एक बार आप लोगों के बीच में कमेंट्स बताता हूँ, किस किस के कमेंट्स हैं, उनको थैंक यू भी बोलना है मेरे को। ओके, देखिए ये कमेंट्स आया, प्रीति डाबर, फर्स्ट अकेडमी, द अकेडमी वाज फाउंडेड बाय प्लेटो। बिल्कुल सही बात है, प्लेटो सुकराते के शिष्य थे। बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर है आपका भाई। ये प्रीति है शायद, मेरे ख्याल में भी खुडाना से हैं। ओके, उसके बाद ये है पूजा रानी है, फर्स्ट अकेडमी, द अकेडमी इन एथेंस। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, और थैंक यू भाई आपको, आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने आगे अपने विचार रखे हैं, बड़े अच्छे विचार हैं। उसके बाद विजेंद्र कुमार हैं, ये कोई, जय हिंद सर जी, दुनिया की पहली अकेडमी, इनका भी बिल्कुल राइट आंसर है, थैंक यू भाई विजेंद्र। उसके बाद सुदेश परमार, इनका भी आंसर सही है। ये सुदेश परमार, ये शायद भिवानी से हैं। उसके बाद ये अपने सविता यादव जी हैं, एक्सीलेंट सर जी, थैंक यू भाई सविता जी। उसके बाद
फिर ये अपनी पूजा रानी है, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू भाई, थैंक यू इसके लिए। भारती चौहान, नाइस क्लास सर, थैंक यू भाई। उसके बाद ये भारती कौशिक हैं, भारती वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू आप लोगों को। आप लोग जो प्यार दिखाते हैं, कमेंट्स करते हैं और जो क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं, इससे ये नहीं होता कि आप लोग भाई क्लास देखी नहीं और आप क्वेश्चन का आपने आंसर पुट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन मैं हमेशा लगभग बीच में या एंडिंग में पूछने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब मैं इस बात से इंश्योर करता हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि शायद आप लोग पूरी देख रहे हैं। देखिए लॉकडाउन का समय है, लोग लॉक ही होके रह गए हैं और हमने अपने आप को लॉक नहीं करना है। घर के अंदर तो लॉक करना है, बट माइंड को लॉक नहीं करना है। ध्यान रखना इस बात को, माइंड को लॉक नहीं करना है। नहीं तो अगर अब तक लॉक रखा तो खड़े होकर एक बार दिमाग से, ठंडे दिमाग से ये सोच के देखना कि आपने पिछले 60 दिन में 70 दिन में क्या किया। समय कैसा भी हो, समय निकल ही जाएगा और सब कुछ होना है। मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं, सब कुछ ऐसे ही चलेगा जैसे चलता आ रहा है। बस थोड़ा सा जीने का ढंग है वो चेंज हो जाएगा। जहां गड़े मिलते थे वहां दूर से हाथ जोड़ के राम रमी करेंगे, बस इतना ही फर्क है भाई। तो आप लोग क्लास देखें, क्लास में अगर कुछ समझ नहीं आता तो जरूर कमेंट्स करें और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेड ऑफ नेशन की। गणराज्य की बात करें तो बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में बात करूं तो गणराज्य वहां जहां पे हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाता है। ये बात आप लोगों को पता है। अब देखिए, ये भी आपके समझ में आ गई, जब इस प्रकार का हमने भारत बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? सॉवरेन बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। जब इस प्रकार का भारत बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, उसके ऊपर हम हमें आगे बात करेंगे। तो मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूं भाई, जिसने नोट करना वो नोट करिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, जब भारत के लोगों ने इस प्रकार का भारत बना दिया तो उनको क्या मिलेगा? सबसे पहले बात करूं मैं जस्टिस की। पहले क्या मिलेगा भाई? जस्टिस, न्याय, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब इससे पहले कि न्याय मिलेगा, एक सिंपल सी बात है कि न्याय होता क्या है, जस्टिस होता क्या है, यह समझने वाली बात है। देखिए, न्याय या जस्टिस, जो चीज मैं डिजर्व करता हूं, जिस प्रकार की मैं योग्यता रखता हूं, उस प्रकार का मेरे को रिस्पॉन्स मिले। जो चीज मैं डिजर्व करता हूं, जो चीज जिस प्रकार की मैं योग्यता रखता हूं, उस प्रकार वो चीज मेरे को मिलनी चाहिए या उस अनुसार मेरे साथ व्यवहार होना चाहिए, वो क्या है? न्याय है। ऐसा नहीं है कि दो लोग खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल दो लोग खड़े हैं, नहीं, और हाँ, दो लोग खड़े, दोनों मैट्रिक हैं या दोनों एमए हैं, एक को बोल दिया कि आपको नेट के लिए 55% चाहिए ही चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। एक को बोल दिया चल ठीक है भाई, तेरे 40% है, तू अप्लाई कर दे। वाई, ये क्या है? ये न्याय नहीं है। एक को बोला क्या कि आप 55% पे करेंगे अप्लाई, एक को बोला क्या आप 40 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो न्याय नहीं है। जब दोनों के बराबर इक्विवेलेंट है तो दोनों को 40 पे रखो या दोनों को 55 पे रखो। अब यहां पे कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ने न्याय की डेफिनेशन बड़ी अच्छी दे दी, लेकिन भूल गए कि जो आरक्षण है उसके तहत तो कुछ लोगों को छूट दी जाती है। वो अपवाद है और वो समाज के लेवल को बराबर करने, जब हम इक्वलिटी पढ़ेंगे, वो समाज 14 के अंदर जब दिया गया है, मैं बताऊंगा आपको, जब हम मौलिक अधिकार के अंदर जब जिक्र करेंगे, समाज के लेवल को बराबर करने के लिए उस प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसको इस चीज से नहीं जोड़ना। एक्चुअल में न्याय यही है कि जो जैसा है उसको उस प्रकार का व्यवहार, उसको उस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। दैट्स क्या है? न्याय, जस्टिस। जब हम इस प्रकार का भारत बनाएंगे, ट्रिपल SDR जैसा भारत बनाएंगे हमें, तब हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले न्याय की बात करेंगे। क्या मिलेगा? न्याय। और अब आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है सीधी सिंपल भाषा में, प्रेम्बल में या भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के, ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, कितने प्रकार की, थोड़ा सा ढंग अलग है पूछने का, लेकिन सीधी बात करूं तो यही है कि कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो यहां पे मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, 3 प्रकार के जस्टिस की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 सामाजिक, सामाजिक न्याय। नंबर 2 राजनीतिक न्याय। और नंबर 3 पे आपका क्या रहेगा? सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक न्याय।
के अंदर तीन प्रकार के न्यायों की, तीन प्रकार के जस्टिस की व्यवस्था की गई है। सोशल जस्टिस जिसको बोले हम, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। अब देखना ये है कि सामाजिक न्याय होता क्या। आपके लिए मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया क्या कि भाई कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था प्रेमबल में की गई, तीन प्रकार की। इसके अलावा चौथा न्याय अगर दे रखा हो तो आप लोग उस पर नहीं जाएंगे। उसमें चार ऑप्शन थे, तीन ये थे, चौथा दे रखा था मेरे ख्याल में धर्म के ऊपर कुछ न्याय ऐसा करके क्वेश्चन था, तो इसमें से सही कौन सा नहीं है, तो हमने उस पर आंसर पे टिक लगाना था। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल के अंदर आया हुआ था। तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर कट तीन न्याय या तीन जो जस्टिस हैं ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। पहली बात करूं मैं, सामाजिक न्याय क्या है। तो सामाजिक न्याय ये है, रंग रूप भेद जाति कास्ट धर्म के नाम पर आप लोगों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिफरेंस बिटवीन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नो डिफरेंस बिटवीन राजपूत गुज्जर जाट अहीर एसी बीसी, किसी भी आधार पर आप लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसा हमारे, जब हम इस प्रकार का भारत बनाएंगे तो हमारे को ये न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। भारत के संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सामाजिक तौर पर आप लोग इक्वल हैं। रंग रूप भेद, रंग रूप के ऊपर या किसी जाति के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर आप लोगों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर फिर वही पॉइंट आ जाता है कि सर एसी को आरक्षण है, बीसी को आरक्षण है, वो समाज के लेवल को बराबर करने के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। इट इज टेम्परेरी व्यवस्था, वो टेम्परेरी सिस्टम है। और थोड़े से दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को, जो कि मैं आप लोगों के करंट की भी बात बताता हूं, नीट को लेकर के तमिलनाडु के अंदर केस हुआ अभी थोड़े से दिन पहले, शायद 4 या 5 दिन पहले की बात है। नीट के अंदर, नीट को लेकर के हुआ था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी लेने से मना कर दिया और क्लैरिफाई किया आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। इट्स ओनली टेम्परेरी व्यवस्था, समाज को बराबर लाने के लिए, इक्वल करने के लिए, जो कि हमारे उस समय से चली आ रही थी। किस समय से? अगर मैं यहाँ पे समाज की बात करूं तो अंग्रेजों की बात करूं, अंग्रेज जब हम कभी भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय, देखिए एक अगर ग्रेजुएट इंडियन है और एक ग्रेजुएट इंग्लैंड वासी है, अंग्रेज है, तो उनके बीच में भी बहुत सारा डिफरेंस रहता था। अंग्रेजों के लिए अलग व्यवस्थाएं होती थी, जहां पे अंग्रेज जा सकते थे वहां पे हम नहीं जा सकते थे। जहां पे अंग्रेज आ रहे हैं तो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होना, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करना नहीं चाहूंगा। समाज को लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बना रखी थी। तो हमारी जो प्रेम्बल, जो एक बहुत ही सुंदर बात है, समाज के ऊपर क्या किया इन्होंने, कोई भेदभाव है किसी के साथ नहीं होगा। भाई क्लियर हो गया? सामाजिक सोशल जो आपका जस्टिस हो, क्लियर हो गया। उसके बाद राजनीतिक न्याय की बात करूंगा भाई, बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल जस्टिस। दूसरा हमारे को कौन सा प्राप्त होगा? पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है भाई? पॉलिटिकल जस्टिस में भी इन्होंने क्या किया कि राजनीतिक जो लेवल पे अगर हम बात करें, राजनीतिक में इनको किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यदि मैं गरीब हूं तो मेरे भी वोट की कीमत वही है जो कि अनिल अंबानी के वोट की कीमत है। एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही मत डालने का अधिकार है। एक गरीब के लिए भी, एक अमीर के लिए भी, एक नेता के लिए भी। अगर एक पीएम साहब, मतलब उस समय एट दैट टाइम प्रेजेंट पीएम भी है, तो उनके भी वोट की कीमत एक ही है। और एक जो मेरी तरह जो बिल्कुल लोअर लेवल से संबंध रखता है, उसका भी यही है, उसके भी वोट की कीमत एक ही है। तो पॉलिटिकल भी किसी भी लेवल पे, चाहे वो मतलब पैसे को लेकर के हो, चाहे वो जाति को लेकर के, चाहे धर्म के लेवल पे, ऐसा नहीं है कि भाई फलानी जाति के लोगों के लिए 3 वोट डाल सकते हैं या फलानी जाति के लिए 10 वोट डालने का अधिकार, एक बंदे की 10 वोट काउंटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पॉलिटिकल लेवल पे जहां पर आप पॉलिटिक एंट्री मार सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं, सब चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते वो भारत के नागरिक हैं और उन्होंने वो सब शर्तें पूरी कर रखी जो हमारे चुनाव आयोग ने एज पर हमारे हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रखी हुई है। तो पॉलिटिकल लेवल ऐसा नहीं है कि भाई फलाना आदमी है जो ये गरीब है तो ये चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पॉलिटिकल, क्या आपका पॉलिटिकल है जो क्या बोलते हैं उसका, अपना पॉलिटिकल जस्टिस आप लोगों के बीच में है। तो पॉलिटिकल जस्टिस आप लोगों को समझ में आ गया भाई? पॉलिटिकल आधार पर भी आप लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आप लोगों को पता लग गया। ओके, अब एक और बच गया। क्या बच गया भाई? आर्थिक भेदभाव, आर्थिक न्याय। इसमें क्या है कि भाई आर्थिक न्याय मतलब जो आप लोगों को जो हमारी जो अर्थव्यवस्था, उसके तहत एक व्यवस्था की है कि आप लोगों के लिए आर्थिक आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कैसे?
फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि भाई फलाना व्यक्ति ही नौकरी लग सकता है। जैसे सरकारी नौकरी की बात करें, मान लो फॉर एग्जाम्पल सरकारी नौकरी की बात करूं मैं, या गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो सबके लिए अप्लीकेबल है। हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लगेगा और कोई नहीं लगेगा। जो क्राइटेरिया पूरा करता है, जो व्यक्ति उस जॉब के लिए अप्लीकेबल है, तो वो क्या है, कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और वो उस जॉब में जा सकता है। उनके जॉब के लिए, सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, एक मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं। मैंने बात किसकी करी, हमने आते ही बात करी लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बात करी। डेमोक्रेसी में वो एक क्वेश्चन था, पीछे किसी स्टूडेंट जो थे, उनका एक भाई रिक्वेस्ट थी कि सर वो परिपरीक्षा, रेफरेंडम, जनमत संग्रह, रिकॉल सिस्टम वो एक बार दोबारा बताया। तो वो बताया मैंने आप लोगों को, परिपरीक्षा और जनमत संग्रह एक जैसे, इसमें गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, उसमें गवर्नमेंट किसी भी उस पर जनमत संग्रह करा सकती है। उसके बाद अपना था रिकॉल सिस्टम, तो उसमें वो चुने प्रत्याशी को वापस भी बुला सकते हैं, वो व्यवस्था प्रत्यक्ष में थी। स्विट्जरलैंड में ये लागू है। इनिशिएटिव जनता पहले भी कर सकती है। तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे लोकतंत्र में की। उसके बाद फिर मैंने गणतंत्र की बात करी, गणराज्य की बात करी, गणतंत्र की बात करी। तो गणतंत्र में क्या था भाई, जहाँ पे हेड ऑफ नेशन, मोटी सी बात करूँ देसी भाषा में, जहाँ पर हमारे हेड ऑफ नेशन का चुनाव किया जाता है, इलेक्टोरेट होता है, जो चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे भी किसी भी प्रकार से अगर चुना जाता है, तो वो क्या वहां पर गणराज्य है। ये व्यवस्था दो भागों में आपसे पूछा जा सकता है। लोकतंत्र जो राज्य व्यवस्था, उसकी कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो दो, राजशाही और गणतंत्र व्यवस्था। तो इसमें गणतंत्र व्यवस्था में चुनाव किया जाता है। गणतंत्र व्यवस्था में एक विशेष दो बातें थी जो मैं बताना भूल गया आपको। पहली बात तो ये थी कि गणतंत्र जो व्यवस्था है, गणतंत्र व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होती है, या किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होती है, चाहे वो जनता के द्वारा चुना हुआ है, चाहे जनता के द्वारा चुना नहीं है। दूसरी व्यवस्था, किसी विशेष जो क्या बोलते, किसी विशेष जो वर्ग है, कोई एक विशेष वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कि कोई भी गणतंत्र के अंदर कोई भी विशेष नहीं है। दो चीजें फिर बता रहा हूं मैं। गणतंत्र व्यवस्था में क्या है, पहली ये कि पूरी पावर किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई भी ऐसा वर्ग जो विशेष वर्ग हो, वो मतलब अगर मैं लैंग्वेज बुक की बोलूं तो क्या है कि विशेष वर्ग की अनुपस्थिति, ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा मिलेगा। बिल्कुल राइट है ये, विशेष वर्ग की अनुपस्थिति। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई विशेष वर्ग या उसकी विशेषताओं के साथ उसका विशेष व्यवहार नहीं होगा भाई। ये गणतंत्र की व्यवस्था। राजशाही में तो वही गया विशेष, भाई राजा का लड़का राजा, उसके बाद फिर उसका अगला राजा, उसके बच्चा नहीं है तो उसकी घरवाली रानी, है ना, यही है ना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों। आज ये सिचुएशन है, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं। वो टाइम गया मेरे मित्रों कि एक अगर रिक्शा चालक का बेटा तो रिक्शा ही चलाएगा, और एक बस चलाने वाले का बेटा तो बस ही चलाएगा, नहीं। आज तो कोई भी कुछ भी चला सकता है। जितनी मेहनत करोगे आप उतनी ऊंची पोस्ट तक जाएंगे। आप जितनी, वो समय गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं। आज तो जितना हार्ड वर्क करोगे आप, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जब इस प्रकार की बात हुई तो फिर आगे हमें बात करें कि जब इस प्रकार का भारत बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, जस्टिस मिलेगा। जस्टिस की बात करी मैंने, कौन सी बात करी भाई, जस्टिस की। न्याय क्या है। यदि न्याय की बात करूं, अगर मैं बहुत बढ़िया आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ आप न्याय करेंगे, आप प्रेम जरूर दिखाएंगे कमेंट्स करके। वो अलग बात है कि आप दिखाते नहीं है, तो वो मेरे साथ आप अन्याय करते हैं, ठीक है। वो मेरे साथ क्या करते हैं, आप अन्याय करते हैं, मेरे साथ जस्टिस नहीं करते। हाँ, या फिर मैं ये मान लूं कि मैं पढ़ाई इतना रहा हूं कि उसी के लायक हूं, जितना आप मेरे को, जो 5, 7, 8, 10 जो लोग हैं जो प्रेम दिखा रहे हैं वही प्रेम दिखाएं। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमने बात करी प्रकार की, तो 3 प्रकार के हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के। तो यहां तक हमारा ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। ओके, अब मैं रफ करूंगा, फिर मैं थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ूंगा कि और क्या मिलेगा हमारे, एंड देन न्याय मिल गया, और क्या मिलेगा भाई हमारे को। चलिए भाई, मैं रफ कर रहा हूं इसको।
ओके भाई, अब हम मिलेगा हमारे को क्या मिलेगी, अगला क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। अब हमारे क्या मिलेगी, लिबर्टी, स्वतंत्रता। अब देखो एक वर्ड और है, फ्रीडम। ये भी स्वतंत्रता। क्वेश्चन पॉलिटी के हिसाब से बहुत जबरदस्त बनेगा भाई, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा भारत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की जो प्रेम्बल है उसके अंदर कितने प्रकार की लिबर्टी, अंतर है इन दोनों के अंदर। अगर हिंदी शब्द की बात करें तो कोई अंतर नहीं है, अगर इंग्लिश शब्द की बात करें तो इनके अंदर अंतर बन जाता है, क्वेश्चन के ऊपर अंतर बड़ा नैरो सा क्वेश्चन बनता है और कई बार आ भी सकता है। आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार की, भारत के संविधान के अंदर कितने प्रकार की फ्रीडम की व्यवस्था की गई है, तो मेरे मित्रों ध्यान रखना है, भारत के अंदर जो संविधान के अंदर जो फ्रीडम की व्यवस्था की गई है, फ्रीडम की बात करी मैंने तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। कितने प्रकार की, 6। और यहां पर हम प्रेम्बल कर रहे हैं तो प्रेम्बल के अंदर किसका जिक्र किया गया है, फ्रीडम का जिक्र नहीं है मेरे मित्रों। प्रेम्बल के अंदर हम भारत की प्रस्तावना के अंदर की बात करें तो सिर्फ किसका जिक्र किया गया है, लिबर्टी का जिक्र किया गया है। और लिबर्टी कितने प्रकार की है, ये मेरे भाई 5 प्रकार की। लिबर्टी कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की कैसे है, अब हमें न्याय मिल गया, न्याय के बाद और क्या मिलेगा हमारे को, लिबर्टी मिली। तो ये यहां पे क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का बहुत सुंदर सा कि फ्रीडम 6 प्रकार का है, ये मौलिक अधिकारों के अंदर दिया गया है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। लिबर्टी प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की है, कौन कौन सी है वो देखेंगे आप लोग। देखिए भाई, पहली बात क्या है, थॉट। पहली जो लिबर्टी है थॉट, एक्सप्रेशन, पहली लिबर्टी की बात करूं मैं। देखिए पहली जो आप लोगों के बीच में जो लिबर्टी दी गई है, थॉट की दी गई है, एक्सप्रेशन की। फिर बिलीफ और फेथ, एक बार लिख लो आप पूरा, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। विचार की स्वतंत्रता, थॉट, विचार की, उसके बाद अभिव्यक्ति की, फिर दी गई है विश्वास, उसके बाद दी गई है आप लोगों के बीच में उपासना, सॉरी धर्म और उपासना। विश्वास की होगी, धर्म और उपासना। ओके, देखिए मैंने बात करी आप लोगों के बीच में किसकी बात करी कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की लिबर्टी का जिक्र किया गया, तो 5 प्रकार की लिबर्टी का जिक्र किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ धर्म की और वर्शिप की। देखिए पूरी चीजें एक्सप्लेनेशन कर दी गई है इसके अंदर कि आप इस प्रकार से स्वतंत्र हो। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना भाई, भारत का संविधान ये नहीं बोलता कि आप विदाउट किसी लिमिटेशन के आप स्वतंत्र हैं। इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटें हैं, तब आप स्वतंत्र हैं। अदरवाइज ये कहीं नहीं लिखा कि बिना रिस्ट्रिक्शन के आप लिबर्टी रख सकते हैं या फ्रीडम। बहुत सारी, आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता को हनन नहीं करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, यदि मैं बाहर खड़ा हूं, आप मेरे को थप्पड़ मारेंगे तो आप बोले मेरे को तो स्वतंत्रता है, कुछ भी करने का अधिकार है, ये अधिकार नहीं है भाई। तो विद रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये लिबर्टी और फ्रीडम हमारे संविधान ने दी गई और इनडायरेक्ट रूप से ये लिखा गया है कि कुछ रिस्ट्रिक्शनों के साथ ऐसा किया गया है। ओके, अब समझेंगे हम एक एक। देखिए दिमाग में को विचार आया, याद करने का तरीका बताता हूं। दिमाग में विचार आया, विचार लाने का मैं क्या हूं, आजाद में विचार आ गया। अब विचार आया, जो विचार आया उसको मैं अभिव्यक्त करूं। मेरे दिमाग में विचार आया कि मैं टीचर बनूंगा, मेरे दिमाग में बात आई कि मैं सोल्जर बनूंगा। हाँ, सोल्जर से याद आया, आज देखिए 19 जून है, मैं बात कर रहा हूं, देश के जो बॉर्डर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा नाजुक है। वहां पे वो लोग खड़े, आज दीवार बनकर के खड़े हैं, जिन लोगों को हम कभी ट्रेन में जगह नहीं देते हैं, जिन लोगों, अगर हमारे पास में आकर के कोई फौजी खड़ा हो जाता है तो अगर हम ट्रेन की सीट में हैं
तो लगता है कहीं इसको सीट ना देनी पड़ जाए, जानबूझ के ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं। मैं इस दौर से गुजरा हूं भाई। आज वही फौजी, उसी फौजी के लिए आप बोल रहे हैं कि हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। वो भी इंसान है, सम्मान करिए, आर्मी पर्सन का सम्मान करिए। वो आज हमारे लिए जान दे रहे हैं। हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हो गए हैं, उनको मैं नमन करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि उनके घर परिवार वालों को शांति प्रदान करें। किसी का भाई होगा वो, किसी का पिता होगा वो। सोच के देखिए आप, कितनी बड़ी शहादत देते हैं ये लोग हमारे लिए, जो देश के बॉर्डर के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर के ऊपर रह के होती है, कहीं भी रहकर के आप देश की सेवा कर सकते हैं। एक जवान, एक किसान है, इतनी कड़कती धूप के अंदर अगर वो अपने खेत में काम कर रहा है तो वो भी देश की सेवा कर रहा है। एक जो टीचर है वो आप लोगों का पढ़ा रहा है तो वो भी देश की सेवा है। और यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये देश की सेवा है। यदि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपका पढ़ने का टाइम है, आप अपने घर परिवार वालों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो आप देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है इस बात का बोलने का कि हम देश की सेवा करें। देश की सेवा कहीं भी रहकर की जाती है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी आज की डेट में, वो हमारे लिए सर्वोत्तम है, सबसे प्रिय है। और मैं दोबारा से उन लोगों को सलूट करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं उनको आत्मा को शांति दे। चलिए, ये हाई लेवल की बातें हैं। सरकार क्या करेगी, कैसे डिसीजन लेगी, वो हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन ये हमारे सम्मान की योग्य, जहां भी कोई मिले, चाहे वो एक्स मैन है। यहाँ पे अब कुछ मेरे जो मित्र हैं उनके दिमाग में बात आ जाएगी, हाँ सर एक्स मैन है, वैसे तो कुछ है नहीं सर, अपने लिए बोल रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो भी अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने जीवन को न्यौछावर करके आए हैं भाई। चलिए भाई, ओके दोस्तों, हमने बात करी, विचार आया दिमाग के अंदर, क्या आया, विचार आया। उस विचार को क्या किया, अभिव्यक्त किया, एक्सप्रेशन किया। हमने जो विचार आया उसको हमने बाहर निकाला। पहला स्टेप क्या होगा, विचार आया प्लस फिर अभिव्यक्त किया, और उस विचार को हमने क्या किया, उस विचार पर हमारा क्या विश्वास है। देखिए एक ट्रिक है, याद हो जाएंगे आपको। आपसे पूछा जाएगी व्हाट काइंड ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी कितने प्रकार की है। दिमाग में विचार आया, विचार को हमने व्यक्त किया, और उस विचार पर हमारा क्या विश्वास, विश्वास है भाई उस विचार पर। और जब उस विचार पर विश्वास है तो हमने उस विचार को क्या बना लिया, अपना धर्म बना लिया भाई। अगला क्या जाएगा, धर्म, फेथ बना लिया हमने। हमें अपने विचार को क्या बना लिया, धर्म बना लिया। और जब धर्म है तो हम उस धर्म को क्या करेंगे, भाई उस धर्म की क्या करेंगे, उपासना करेंगे। तो पांचवी जो है आपकी क्या आएगी, उपासना। देखो एक सेकंड में याद हो गया। आपके दिमाग में कोई विचार आया, उस विचार को आपने अभिव्यक्त किया, एंड देन उस विचार में आपका विश्वास है, एंड देन आपने उस विश्वास को धर्म बना लिया, और धर्म की फिर आप उपासना कर रहे हैं। ये 5 प्रकार की क्या लिबर्टी दी गई है। आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों की ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। मैंने बात करी हमें क्या मिला, तो जस्टिस मिला, एंड देन फिर उसके बाद क्या मिली, हमारे को लिबर्टी मिली है। चलिए दोस्तों, समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा है। मेरा विचार था कि मैं इसको एक ही वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करूं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी और आप लोग फिर बोर हो जाते हैं देखते देखते शकल को, है ना। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। दोबारा मिलूंगा मैं आप लोगों के बीच में जल्दी अपनी एक और क्लास लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं आज हमने क्या किया है, और अगली जो फाइनल क्लास रहेगी हमारी प्रेम्बल के ऊपर, और प्रेम्बल को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने कराया है उज्जवल परिवार की तरफ से। बहुत मुझे डिटेल किया उज्जवल परिवार ने, भाई आप लोग प्रेम्बल कराएंगे इनको, तो मैंने प्रेम्बल कराई आप लोगों को। और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। आगे हम एक क्लास और लेंगे इसके ऊपर, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी एक क्लास इसकी निकालूंगा, 2 क्लास। उसके बाद जिंदगी में प्रेम्बल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईएएस प्रीलिम्स तक की मेरी गारंटी है, एमटीएस से लेकर के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूं, बशर्ते यदि आप लोगों ने ध्यान से क्लास को देखा है तो। चलिए दोस्तों, आज जो हमने किया, थोड़ा सा लोकतंत्र के ऊपर बात करी, उसके बाद फिर गणतंत्र पे बात करी, फिर उसके बाद हमने मिलेगा क्या, मैंने लिबर्टी और न्याय के ऊपर बात आप लोगों के बीच में की है। इतनी सी बात है। और 5 प्रकार की आप लोगों, 3 प्रकार का आप लोगों के बीच में न्याय का जिक्र किया मैंने, सामाजिक न्याय का जिक्र किया मैंने, उसके बाद अपना पॉलिटिकल न्याय का जिक्र किया मैंने, इकोनॉमिक जस्टिस का जिक्र किया। लिबर्टी की बात करूँ तो मैंने थॉट की करी, थॉट की एक्सप्रेशन की, उसके बाद फेथ की, बिलीफ की, और वर्शिप की मैंने आप लोगों के बीच में बात करी, और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने। फिर भी यदि आप लोगों को कोई समझ में नहीं आता, जैसा मुझे बड़ी खुशी हुई वो भारती गुड़िया से, जो उन्होंने कमेंट्स किया था कि सर पर्सनली कमेंट्स हमको सर ये समझ में नहीं आया, आप दोबारा से एक्सप्लेन। और ये हो सकता है काफ़ी को समझ में नहीं आया हो। अगर एक बार नहीं तो मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा तो मैं तीसरी बार समझाऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर भी समझाऊंगा। 24 आवर्स आपका मैं ऑनलाइन रहता हूँ,
बिल्कुल कभी भी आप किसी भी समय आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या मुझसे या उज्जवल परिवार के किसी भी टीचर से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो आज का सेशन है वो समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आप लोगों के बीच में अपनी एक और क्लास लेकर के। थैंक यू।